तो इसका मतलब जो मेजर डिफरेंसेस हैं, अब इसी 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 पोजीशन को जहां पे हम देख रहे हैं कि दो इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, उसी पोजीशन को हम देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। अभी हम ये ध्यान में रखिएगा, अभी हम बोरिंग वाली कंडीशन पे हैं जहां पे हम एसेट को ओन करना चाह रहे हैं, बैंक से बोरिंग कर रहे हैं और बोरिंग करने के बाद उस एसेट को बाय कर रहे हैं और उसको अपने एसेट का पार्ट बना रहे हैं। इसी पोजीशन को अब देखो यहां पे अप्लाई करो। जब आप इस मशीन को बाय करोगे तो बाय करने के बाद सबसे पहला जो चेंज आएगा वो कहां पे आएगा? डेप्रिसिएशन में। यानी डेप्रिसिएशन जो है वो आप और चार्ज करोगे ना। तो क्वेश्चन में देखो क्या बता रहा है, दी इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन वुड बी 100 पर ईयर। तो इसका मतलब जब आप कंपनी जब मशीन को बाय करके उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी तो इजाफी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो कितनी होगी? 100। तो इसका मतलब पहला जो इम्पैक्ट आएगा चेंज का वो होगा डेप्रिसिएशन का, जो कि चार्ज होगी पहले साल 100 और दूसरे साल 100। अब जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद अब आप उसको ओन कर रहे हो ना, यानी बैंक से लोन लेके उसको ओन कर रहे हो। तो बैंक क्या कह रहा है जी? बैंक वुड चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसका मतलब ये 10% के हिसाब से आपने बैंक को पेमेंट करनी है। तो 200 जो कि अमाउंट आपने बोरो की है उसका 10%, तो इंटरेस्ट पहले साल आपने 20 रुपए चार्ज किया और दूसरे साल भी आप उसका 20 रुपए चार्ज करेंगे। ये इजाफी इंटरेस्ट होगा अगर आप बैंक से लोन लेके उसको ओन करते हो। अब यहां पर एक पार्ट देखो, ये जो मैं 60 रुपए यहां टैक्स के बचा रहा हूं, मैं आ रहा हूं मैं हूं इस पार्ट पे। ये जो मैं 60 रुपए टैक्स के बचा रहा हूं, ये 60 रुपए इन दोनों अमाउंट्स की वजह से बच रहे हैं ना। यानी जो 60 रुपए है इसको मैं अगर बचा पा रहा हूं तो इसमें इन दोनों का हिस्सा है। तो इसका मतलब मैं जो टैक्स सेविंग कर रहा हूं वो इन दोनों पार्ट से कर रहा हूं। तो इन दोनों पार्ट्स का ब्रेकअप क्या बनेगा? 40% टैक्स पे कर रहे हो तो दिस इंटू 0.4 और दिस इंटू 0.4, यानी 40 रुपए आपने यहां से सेव किए, 20 रुपए आपने यहां से सेव किए, इसका सम हो गया आपके पास 60। टैक्स सेविंग। तो इसका मतलब ये हो गया, अब आप अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे तो जो डिफरेंशियल बन रहा है तो वो क्या बन रहा है जी? टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। तो 100 रुपए आपने डेप्रिसिएशन के चार्ज किए थे, तो मैं इस पे 0.4 लगा दूं क्योंकि टैक्स रेट 40% है ना। तो मैं इस पे 0.4 लगा दूं तो 40 रुपए ये आ गए टैक्स सेविंग के। और इसी तरीके से टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, यही सेम काम हम इसके साथ कर लेंगे। दिस इंटू 0.4, 8 रुपए का यहां हम सेव कर रहे हैं। हमारे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होंगे, देखो मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, हमारे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होंगे, अभी तो मैं इस पे आ जाता हूं नेट इनकम के ऊपर। हमारी जो नेट इनकम होगी उसमें जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो कुछ यूं होगा। अब इस नेट इनकम के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है कैश फ्लो में। कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को
ऐड बैक करना होगा जो मैंने ऊपर नेगेटिव करके दिखाया है। उसी डेप्रिसिएशन को मैं यहां पे पॉजिटिव करूंगा। अब ये मेरे पास आ गए ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के अंदर अब जो चेंज आएगा, एग्जिस्टिंग कैश फ्लोज और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। अब हमने जाना है फाइनल कैश फ्लोज की तरफ। फाइनल कैश फ्लोज का मतलब ये होता है कि अगर हम 2 साल का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रोजेक्ट को 2 साल के बाद वाइंड अप कर रहे हैं। कैपिटल बजटिंग के अंदर तो हमने इसी चीज को स्टडी किया है ना, कि अगर हम 5 साल का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो इसका मतलब 5 साल के बाद उसको वाइंड अप कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब यहाँ पे हम 2 साल के लिए बोरिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 साल के बाद अब हम जो हमने लोन लिया हुआ है, लोन अमाउंट है, उसको पे ऑफ कर रहे हैं। वो कितनी हो गई भाई? 200। अब जो हमारे फाइनल कैश फ्लोज बनेंगे वो हो जाएंगे जी, दीज आर द फाइनल कैश फ्लोज। जो इन्वेस्टमेंट हमने की, 200 रुपए हमें चाहिए थे, $200 हमें चाहिए थे प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, वो हमने अपनी जेब से नहीं लगाए, वो हमने बोरो कर लिए। तो उसका मतलब ये वाला स्टेटस तो जीरो हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपकी जीरो हो गई। और उसके बाद जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज थे उसमें से सिर्फ आपने लोन की अमाउंट माइनस कर दिया। अब आपके पास जो अमाउंट बच रही है यहाँ पे वो 28 रुपीज पहले साल में आप सेव कर रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे कैश फ्लोज। यानी एक कैश फ्लो इस वक्त और एक कैश फ्लो मशीन को बोरो करने के बाद, तो चेंज क्या आएगा? $28 उसमें इजाफा हो जाएगा। और सेकेंड ईयर चूंकि आप मशीन की पेमेंट भी कर रहे होगे बैंक को, तो वो 172 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो वो पार्ट था जब हमने एक प्रोजेक्ट को सामने रखते हुए उसके ऊपर हमने कैश फ्लोस निकालने के लिए वर्कआउट किया इनडायरेक्ट। ये जो प्रोसेस हमने अप्लाई किया, एक इनकम स्टेटमेंट विदाउट मशीन, एक इनकम स्टेटमेंट विद न्यू मशीन, तो ये जो प्रोसेस हमने फॉलो किया और उसके बाद हमने डिफरेंस निकाल के अपने कैश फ्लोस जनरेट किए, दिस प्रोसेस इज इनडायरेक्ट कैश फ्लो प्रोसेस, जहां पे आप इनडायरेक्टली अमाउंट के डिफरेंसेस के साथ एक इनडायरेक्ट कैश फ्लो बना के फिर आप निकाल लेते हो कि चेंज ये बनेगा, कि मैं अगर ये काम करने जाऊंगा तो चेंज ये आएगा। तो वो चेंज हमने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने निकालना है कि आज इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने क्या निकालना है जी? कि आज इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आज की वैल्यू मालूम करने के लिए, आज की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों कैश फ्लोज की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको सम करना होगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं इसको डिस्काउंट किस रेट पे करूंगा? वो 10% पूरा आप बैंक को अपनी जेब से नहीं दे रहे, आप जो 40% टैक्स पे सेव कर रहे हो वो इसमें शामिल हो रहा है। तो एक्चुअल जो रेट बन रहा है आपका वो कितना बन रहा है? तो डिस्काउंट रेट निकालने के लिए मुझे सिंपल क्या करना होगा, जो हमारे पास रेट है, तो रेट को जब हम आफ्टर टैक्स कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमें चाहिए डिस्काउंट रेट आफ्टर टैक्स, डिस्काउंट रेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर भी आपका आफ्टर टैक्स अप्लाई होगा इनटू 0.4, सॉरी
0.6 और यहां पर भी आपको जो रेट होगा डिस्काउंट के लिए वो 6% अप्लाई होगा। ठीक हो गया। अब जो पार्ट रह गया आपका वो इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सिंपल वही फॉर्मूला जो ऑलरेडी हर दफा यूज होता है, फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस दिस रेट की पावर -1 और इसी तरीके से -2 और फाइनली इसको हम कॉस्ट ऑफ ओनिंग का नाम दे सकते हैं, जो कि हमारा सम होगा इन दोनों प्रेजेंट वैल्यूज का। दिस इज द कॉस्ट ऑफ ओनिंग कि आज अगर हम इस मशीन को बाय करने का प्लान करते हैं तो एडिशनली हमारी जेब से इतना जाएगा। तो अब आप देखो कि मैं अगर इसको थोड़ा सा आपको ये बताने जाऊं कि इसके अंदर चैप्टर्स आपके कौन कौन से कवर हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपका आ गया इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के बाद आपका इनडायरेक्ट कैश फ्लो एनालिसिस, उसके बाद टीवीएम, टीवीएम के बाद आगे बढ़ो कैपिटल बजटिंग, और कैपिटल बजटिंग के बाद ये सारे काम करने के बाद आप निकाल रहे हो कॉस्ट ऑफ ओनिंग। एग्जैक्टली, टैक्स शील्ड। यानी कितने चैप्टर्स आ गए? इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इनडायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद टीवीएम, टैक्स शील्ड कॉन्सेप्ट, कैपिटल बजटिंग। ये तमाम चैप्टर्स मिला लो फिर जाके आप यहां तक पहुंच रहे हो। तो ये जी हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ ओनिंग।